गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम सचिन सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सीएसएन एट लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, सीएसएन एट लाइफ साइंस एक एग्जाम होता है सीएसआई नेट लाइफ साइंस क्या होता है? सॉरी, ये जो सीएसआई नेट लाइफ साइंस का मतलब ये है, सीएसआई नेट लाइफ साइंस एक आपका ये ब्रांच हो जाता है। इसमें लाइफ साइंस आता है, केमिकल साइंस होता है, फिजिकल साइंस, इन सब के लिए सीएसआई नेट लाइफ साइंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो 6 मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका 1 ईयर में 2 बार ये कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम साल में आपका 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब तीसरी सॉरी ये है कि जो भी स्टूडेंट एमएससी फाइनल ईयर में, ठीक है, या फिर जो भी स्टूडेंट एमएससी फर्स्ट ईयर में है, तो उन बच्चों के लिए लेक्चर जो है सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट हालांकि एग्जाम की कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर देखा जाए तो वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उनके सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, इन सभी के अंदर आपका सेशन लाइफ साइंस का जो भी सिलेबस होगा वो चारों सेमेस्टर से मिला करके सिलेबस को तैयार किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपको जेनेटिक उसमें पढ़ाया जाता है तो इसको जेनेटिक मिलती है। बायोटॉक, अब इसमें ब्रांच की बात करते हैं तो अब कुछ लोगों का कहना ये है, क्या सर मैं एमएससी वर्टी से किया है, क्या मेरे मेरे लिए जो नेट का एग्जाम हो रहा है क्या मैं इसको दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर कोई ये होता है कि सर क्या मैं जूलॉजी से वो दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकता है। बायोटेक वाला भी दे सकता है, बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी वाला जो होता है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, ये एग्जाम आपका साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, हमारे आईपाजी इंस्टीट्यूट पर सीएसआई नेट लाइफ साइंस के लिए आज से सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसलिए मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करता हूँ, किन किन यूनिट को इसमें रखा गया है। ठीक है, और कितने आपको एग्जाम का पैटर्न क्या होता है उस पैटर्न के बारे में भी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि पैटर्न दरअसल इसका क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन पहले तो मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ, उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं, है ना। 1 मिनट, मैं आपको थोड़ा पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। देखो, हम कुछ कंसेप्ट जो है पैटर्न के बेसिस पे देखेंगे, पैटर्न क्या है इसका। तो इसका हम पैटर्न देख रहे हैं कि इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। इस सीएसआई इसका देख रहे हैं पैटर्न हम, CSIR नेट। ठीक है, CSIR नेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। हम जो पढ़ाते हैं यहाँ पे कह सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है वो लाइफ साइंस के लिए पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये लाइफ साइंस के लिए भी होता है, केमिकल साइंस के लिए भी होता है, ठीक है, फिजिकल साइंस होता है उसके लिए भी होता है। ठीक है, तो पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न इसके अंदर ये होता है कि जो पार्ट होते हैं उसके अंदर, तो पहला पार्ट होता है पार्ट ए होता है, पार्ट बी होगा, पार्ट सी होगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट ए के अंदर क्या होता है। पार्ट ए वाला जो पोर्शन होता है तो पार्ट ए का आपका रहता है वो जनरल वाला रहता है। ठीक है, जनरल वाला कैसा, जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, जनरल अभी जनरल एप्टीट्यूड होता है, ये जनरल एप्टीट्यूड का ये होता है वो सभी के लिए, चाहे आपको केमिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, सभी के अंदर एक जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपका बी पार्ट होता है। अब आपका जो बी और सी पार्ट होता है ये आपका सब्जेक्टिव होता है। ये क्या है, आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है आपका, तो पार्ट बी जो होता है वो पार्ट सी होगा,
पार्ट बी के अंदर आपका क्या ऑप्शन, फर्स्ट ए पार्ट ए है आपका, पार्ट ए के अंदर आपको आप समझते हैं कि ए वाला जो है पार्ट ए के अंदर आपको क्या है 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन इसमें से करना रहता है। कोई से भी आप 20 में से 15 क्वेश्चन जो है करना रहता है, ठीक है। इसी तरह से आप पार्ट बी से होगा, ठीक है। अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी के अंदर आपको 50 क्वेश्चन दिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से पार्ट सी होता है। इसी तरह से पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी के अंदर आपको 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन जो है करना होता है। इसमें करना होता है 25 क्वेश्चन आपको जिसमें से करना होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब बात ये आती है कि पार्ट ऑफ बी और सी में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ आते हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपका रहता है, ठीक है। आपका टोटल जो होगा वो आपका 145 टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्लियर। इसमें आपको कितने करना था 15 ये जो है आपको टोटल, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना रहता है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा बहुत हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो होता है एज ए जनरल में देखें तो जनरल कंडीशन में जो होता है अराउंड जो होता है 60% तक होता है। नंबर जो है 110 से लेकर 120 नंबर तक आपका जो होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ये भूल गया हूँ कि पार्ट सी जो होगा, पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका 4 मार्क्स तक का होता है, ठीक है। पार्ट ए के अंदर जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपका पार्ट बी के अंदर जो होता है ये भी 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आप देखिए कि अब इनमें लाइफ साइंस के अंदर जो है आपको कितने यूनिट कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका लाइफ साइंस जो है, तो लाइफ साइंस के अंदर आपको टोटल 30 यूनिट को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट हो, जैसे कोई भी स्टूडेंट हमारी जूलॉजी का है, कोई भी स्टूडेंट बॉटनी का है, बायोटेक का है, मॉलिक्यूलर का है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो इसमें क्या रहता है कि जिस पे जो सा सब्जेक्ट होता है वो स्टूडेंट उस यूनिट को टारगेट करता है, ठीक है। और देखिए कि प्रत्येक यूनिट आपको क्या है टोटल 13 यूनिट होती है, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से आपका जो रहता है कि पार्ट सी के अंदर देखिए कि पार्ट बी जो होता है और पार्ट सी होता है, ठीक है। पार्ट बी के अंदर आपका जो क्वेश्चन आता है वहां से 4 क्वेश्चन वहां से आते हैं, जब ये है कि आपके 8 नंबर के वहां से आते हैं। पार्ट सी के अंदर आपको जो आते हैं वहां से 6, आपके जो अराउंड आते हैं 6 क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का एक रहता है, 24 मार्क्स के यहाँ पे आते हैं, मतलब आपका ये ठीक है। आपको जो क्वेश्चन करने होते हैं वो सिर्फ मात्र आपको 25 करने होते हैं। आप देखिए आपका ये मिनट से जो है आपका 6 क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से अंदर लग सकते हैं। तो 5 मिनट अगर आप टारगेट करते हैं 5 6 तक 30 आता है, ठीक है। और आप मान लीजिए 6 से 7 यूनिट भी आप कवर करते हैं तो आप JRF क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। एक JRF होता है इसमें और एक LS होता है, ठीक है। इस बार से क्या किया उन्होंने, एक एग्जाम और सॉरी एक पार्ट इसमें और दिया है आपका, लेकिन PhD एंट्रेंस के लिए दे दिया गया है, ठीक है।
आपका ये पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आपकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है, थोड़ा आप को थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी आपके जो है 30 यूनिट है, थोड़ा उसको आप फोकस कीजिए। तो आप देखिए पाएंगे यहाँ पे कि फर्स्ट वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पहली यूनिट कौन सी आपकी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसका नाम है मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। आपकी जो सेकेंड यूनिट होती है वो आपकी सेकेंड यूनिट जो होती है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड यूनिट कौन सी होती है आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, आपकी थर्ड यूनिट जो रहेगी वो फंडामेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है आपका सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये कौन सा है आपका सेल बायोलॉजी है। ठीक है, थर्ड आपका है फंडामेंटल प्रोसेस। ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेस जो होगा उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सा होगा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, और आपका है सेलुलर कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फोर्थ यूनिट कौन सी है आपको सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ यूनिट आपकी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स यूनिट आपकी है सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, सेवेंथ यूनिट आपकी होती है एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, एट आपकी इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। क्या है, जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, आपका उसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपका 10 होगा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसका आपके बाद ये इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी 12 यूनिट होती है अप्लाइड बायोलॉजी, और आपकी 13 यूनिट होती है मेथड इन बायोलॉजी। ठीक है, इसका आप देखिए कि इसके कुछ सब टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सब टॉपिक हैं उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता दें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते हैं। ठीक, क्या है देखो, और थोड़ा ये है कि पहले आपका क्या बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको क्या है कुछ एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, केमिकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और आपको बायो जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड, प्रोटीन्स। ठीक है, इसके बारे में आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ है ना, लिपिड के बारे में बताया जाएगा, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, कुछ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं इनके बारे में। ठीक है, और बॉन्ड को जैसे वंडर बोला, कुछ कोवेलेंट होंगे, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आपको पीएच के बारे में बताया जाएगा, ऊपर क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन काइनेटिक्स की जाती है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मेनली अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से आपका ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, आपको ऑक्सीजन फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, और आपको कुछ कपल रिएक्शन बताए जाएंगे, है ना, और आपके कुछ ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद आपका एंजाइम के बारे में, इसमें क्या है आपको एंजाइम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ कंफर्मेशन बताया जाएगा प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के कुछ स्टेबलाइजेशन को यहाँ पे बताया जाएगा। जब आपको यूनिट पढ़ाई ना स्टार्ट किया जाएगा तो आपको वहाँ पे एक एक करके सभी को बताया जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेलुलर बायोलॉजी, तो सेलुलर बायोलॉजी के अंदर आपको मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे गोल्जी बॉडी जो है लाइसोम के बारे में, जो भी उसके सेल ऑर्गेनल्स रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो यहाँ पे कुछ जीन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जीन क्रोमोसोम क्या होते हैं और उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, कुछ क्रोमोसोम क्रोमेटिन के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उस पर आपको माइक्रो फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उस पर बात आती है आपकी जो फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस का क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपको देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या पढ़ाने वाला था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया जाएगा, ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस में होती है।
क्या होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, उस पर कुछ जीन एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, प्रोटोटिक जीन होते हैं, ये प्रोटोटिक जीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस पर आती यूनिट आती है सेल सिग्नलिंग होती है। तो सेल सिग्नल यूनिट जो होती है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पर ऐसा इंट्रैक्शन होता है। सेल सिग्नलिंग की बात होता है कि ऑटोक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन क्या सिग्नलिंग के बारे में। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर के बारे में होता है, सेल सेल के बीच में क्या कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि इम्यून सिस्टम के बारे में आपका। ठीक है, इम्यून सिस्टम जैसे इनेट के बारे में, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे ये बताया जाएगा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होते हैं। फिर आपका आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या है आपका, कैसे कंसेप्ट देखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट होता है, सी एलिमेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, जैगोट फॉर्मेशन कैसे अंदर होता है, पेस्टुला फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ मॉर्फोलॉजी के बारे में भी देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस जो होते हैं हाइड्रा के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर, लीवर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद आपका आता है कि प्लांट के बारे में आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, किस तरह से जो एनर्जी सोर्स क्या होता है उसका। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में एटीपी कैसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको बताया जाएगा। कुछ आपको प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बताया जाएगा। कुछ सेंसरी फिजियोलॉजी जो होती है वो है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट और आपका स्टेज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है आपको इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, फिर आता है आपके सिस्टम फिजियोलॉजी, एनुअल फिजियोलॉजी में आता है कि एनुअल फिजियोलॉजी के बारे में आपको ब्लड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ा है। कैसे ईसीजी होता है, किस तरह से कौन सी टेक्निक काम आती है, ब्लड बॉडी किस तरह से होता है। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, एक्सप्रेशन किडनी के बारे में पढ़ा जाता है, इस तरह से थर्मल रेगुलेशन होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से क्या बीमार होती है। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस पर आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है। मैं जो है थोड़ा आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे यूनिट आप पढ़ोगे, ठीक है, तो हमारे ग्रुप पे जो आप यूट्यूब जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ से ये सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा आप इसको सिर्फ आपको थोड़ा कंसेप्ट को देखिए कि इसमें कौन से को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनहेरिट एंजाइमेटिक के अंदर मेंडेलियन के प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कुछ से जीन मैपिंग के बारे में बताया जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और आपको माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन जेनेटिक के बारे में, कुछ म्यूटेशन के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिकॉम्बिनेशन के बारे में वो आपको बताया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म के बारे में क्या होता है, कुछ टैक्सोनॉमी के बारे में आपको बताया जाता है, एनिमल और प्लांट कुछ टैक्सोनॉमी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है, और लेवल क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका। ठीक है, प्लांट और एनिमल के हम कुछ प्लांट क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल हिस्ट्री और इंडियन सब्जेक्ट से देखा जाता है, कुछ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस को देखते हैं, कुछ कंजर्वेशन कंसेप्ट को देखा जाता है। ठीक है, इसको आपको आता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आपका एनवायरनमेंट को पढ़ाएगा, कुछ हैबिटेट नीचे वगैरह होता है, स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है, और कम्युनिकेशन इकोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम, बायोजियोग्राफी होता है, और अप्लाइड इकोलॉजी के बारे में यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर के बारे में देखो क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर के बारे में आपको ये बताया जाएगा कि इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर में ये होता है कि आपको इमरजेंसी इवोल्यूशन यानी कह सकते हैं कि आपको डार्विन और कह सकते हैं कि डार्विन के क्या कंसेप्ट रहे हैं। ठीक है, और आपके कह सकते हैं कि कह सकते हैं डार्विन के बारे में है ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको आपको इवोल्यूशन में बताया जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन होता है, ब्रेन बिहेवियर इवोल्यूशन इसमें कंसेप्ट जो है। ठीक है, हाँ, ये जो आप कह रहे हो ना ब्रेन बिहेवियर वही, तो इसमें ये कि आपको किस तरह से बिहेवियर होता है, जैसे इनेट वाला होता है। ठीक है, आपको
लर्निंग वाला सीखते हैं, जो पहले से सीख कर आते हैं, सब में पहले से आप बाद में सीखते हो। तो इस बिहेवियर के बारे में कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से उनके अंदर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपका आता है 12 में होता है अप्लाइड बायोलॉजी। जो होता है अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर आपको फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंसेस जैसे वैक्सीन के बारे में, तो डायग्नोस्टिक होगा, टिश्यू सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये टिश्यू कल्चर होता है जो कि प्लांट और एनिमल बायो रिसोर्स ब्रीडिंग और बायोसेंसर के बारे में आपको पता है। मैकेनिक बायोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि आरसीडी जो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर ये होता है आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीडी के बारे में कुछ यहाँ पे आपको स्टैटिक्स के बारे में, बायोफिजिकल मेथड होते हैं, कुछ इम्यूनो टेक्निक होती है जो इसको यहाँ पे बताया। टेक्निक मतलब यूनिट 12 और 13 जो होती है वो आपकी टेक्निक होती है। रेडियोलैप्टिक टेक्निक होती है, कुछ माइक्रोस्कोपिक होती है, इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड इन फील्ड बायोलॉजी में इन कंसेप्ट को आपको क्लियरली बताया। ठीक है, तो आपका ये मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है आपको कि आपको ये यूनिट को कह सकते हैं ऐसे व्यू कराया है आपको कि आप ठीक है। अगर आपको सिलेबस के बारे में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से टेलीग्राम पर जा कर के वहाँ पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सिलेबस भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और आपका जो कह सकते हैं कि मैकेनिकल से आपका तो कह सकते हैं कि आपका जो है कल से मैं बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट होने वाला है। तो कल से सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है बायोकेमिस्ट्री। कल से स्टार्ट होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका सबसे पहले हम एटम से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बताया कि एटम और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके क्या रोल्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर चाहते हो कि मैं बायोकेमिस्ट्री हो या फिर कह सकते हैं जो CSI नेट लेक्चर्स के लिए स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, आई होप कि मैं ठीक है ये कह सकता हूँ मतलब कि मेरे आपको चैनल पर समथिंग जो है 7 से 10 मिनट के आखिर में आपको यहाँ पे करवाया दिया जाएगा पूरा कोर्स का। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आपको जो है अनपब्लिक किया जाए वीडियो को, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कंसेप्ट में जुड़ते हैं और हमारे चैनल को थोड़ा आप कह सकते हैं शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पे फ्री बनाने वाला हूँ। पूरा बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।